Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Law by Nilay Kumar, and we are again here with another video of revision series for UGC NET June 2025 attempt. Here we will be discussing the second unit Constitutional Law and Administrative Law, जिसके अंदर हम लोग distribution of legislative powers के बारे में आज discuss करेंगे. Right? Please make sure that this series is only meant for revision purposes. और यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे जो कि लेक्चर फॉर्मेट में हो. यहाँ पे सब कुछ इस पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाएगा जो आपको PYQs में आया है प्लस आगे आने के चांसेस हैं. Right, so let's start with this lecture. Now, when we talk about legislative relations, it is basically part of part 11 of the Constitution of India. ठीक है, part 11 of the Constitution of India का नाम है Relations between Union and States. इसके दो chapters हैं. Chapter 1 talks about legislative relations. It starts from Article 245 and goes on till Article 255. Chapter 2 talks about administrative relations. It starts from Article 256 and goes on till 263. Administrative relations के अंदर ही हमारा interstate water disputes के बारे में भी बात की जाती है. Right? Now, here we'll be discussing Chapter 1 Legislative Relations. Chapter 2 Administrative Relations is not part of the UGC NET Paper 2 Law Syllabus. Right? अब Legislative Relations की बात करते हैं तो बेसिकली चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं. आर्टिकल 245 ये हमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बताता है हमारे लेजिस्लेचर का. जब मैं लेजिस्लेचर टर्म यूज करता हूं तो यूनियन लेवल पे मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं और स्टेट लेवल पे मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की या फिर असेंबली एंड काउंसिल की बात करता हूं. ठीक है, इन शॉर्ट उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर भी बोलते हैं. आर्टिकल 246 सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की बात करता है जिसमें बेसिकली 7th शेड्यूल डाला गया है और 7th शेड्यूल में तीन तरीके की लिस्ट होती है. लिस्ट 1 टॉक्स अबाउट यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज द स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 इज द कॉन्करेंट लिस्ट. आर्टिकल 248 जो है वो रेजिडुअरी पावर्स के बारे में बात करता है. रेजिडुअरी पावर्स किसके पास होती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होती है. ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स क्या होती है इसको भी हम आगे देखेंगे. उसके ऊपर एक छोटा सा केस लॉ भी है. और आर्टिकल 254 बात करता है व्हाट वुड हैपन व्हेन देयर इज अ रिपग्नेंसी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉज. रिपग्नेंसी का बेसिकली क्या मतलब होता है? जब कोई ऐसा मैटर हो जिसके ऊपर यूनियन ने भी लॉ बना दिया हो, स्टेट ने भी लॉ बना दिया हो और उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है उस बारे में आर्टिकल 254 बात करता है. लेट अस स्टार्ट विद आर्टिकल 245. 245 जो है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बताता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स का. ठीक है, आर्टिकल 245 क्लॉज 2 को अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस. ठीक है, मैं आपके लिए आर्टिकल 245 फटाफट से लगाता हूं. हम आर्टिकल ऐसे ही सीधा बेयर प्रोविजन से पढ़ेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग वन बाय वन. ठीक है, हियर इट इज, जस्ट अ सेकंड. यस, Article 245 talks about extent of laws made by the Parliament and by the legislature of states. Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for whole or any part of the territory of India. मतलब पूरे देश के लिए है ये. And the legislature of a state may make laws for the whole or any part of that state. अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टर्म्स जैसे यूज किए गए हैं any part of the state और जैसे any part of the territory of India. कहने का मतलब ये है कि हर समय ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा लेजिस्लेचर पूरे के पूरे टेरिटरी के लिए एक सिंगल लॉ बनाए. ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अगर जैसे हम उत्तर प्रदेश में अभी हैं तो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट असेंबली है, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर है, वो हो सकता है कि ऐसा लॉ बनाए जो सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में ही अप्लाई होता हो. लेट्स से एक ऐसा लॉ बना जो सिर्फ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई होता हो, बाकी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है यूपी में उसमें ना अप्लाई होता हो. ठीक है, तो इसीलिए यहां पे यूज किया गया है दैट द लॉज कैन बी मेड फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया और सिमिलरली होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. आर्टिकल 245 क्लॉज 2 बताता है नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन. कहने का मतलब ये है कि कोई भी लॉ जो हम इंडिया में बन रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रहा है इंडिया के लिए, किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, वो उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन हो सकता है. ठीक है, आप उस लॉ को इनवैलिड नहीं बोल सकते ऑन द ग्राउंड कि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन हो रहा है. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन या ऑपरेशन का मतलब होता है जिसकी एप्लीकेबिलिटी बियॉन्ड हमारे इंडियन टेरिटरी की जा रही हो. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कौन से आर्टिकल में कोडिफाई किया गया है तो आप डालेंगे आर्टिकल 245 क्लॉज 2. अब टेरिटोरियल नेक्सस का एप्लीकेशन कैसे होता है उसके लिए बेस्ट केस जो है दैट इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी 1957 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो स्टेट ऑफ बैंगलोर नहीं, बैंगलोर सिटी है, बेसिकली बैंगलोर सिटी में एक न्यूज़पेपर चलता था और उस न्यूज़पेपर के थ्रू एक प्राइज कॉम्पिटिशन रन किया जाता था. इस न्यूज़पेपर का पब्लिक प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ जो है वो बैंगलोर मतलब स्टेट ऑफ मद्रास में ही होता था. ठीक है, हाउएवर उसमें एक चीज एडिशनल ये थी कि इसका सर्कुलेशन स्टेट ऑफ मद्रास तक लिमिटेड नहीं था. इसका सर्कुलेशन बॉम्बे में भी काफी हैवी सर्कुलेशन था. तो हुआ क्या कि ये जो न्यूज़पेपर में इसके थ्रू जो कंपटीशन हो रहे थे, ठीक है, इस कंपटीशन से जितनी भी कमाई हो रही थी इसके ऊपर क्या स्टेट ऑफ बॉम्बे टैक्स लगा सकता है? स्टेट ऑफ बॉम्बे में बेसिकली एक उनका रूल था, उनका एक लॉ था जो ये बोलता था कि अगर इस तरह के कोई भी कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं तो हम उसके ऊपर रीजनेबल टैक्स लगा सकते हैं. तो बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्योंकि इसका सर्कुलेशन हो रहा था तो उन्होंने इसके ऊपर भी टैक्स लगाया. तो इनके इस न्यूज़पेपर ओनर ने बेसिकली क्या ये लिया, डिफेंस लिया कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बैंगलोर में है, मतलब स्टेट ऑफ मद्रास में है. ठीक है, हमारा सब कुछ स्टेट ऑफ मद्रास में है, तो स्टेट ऑफ बॉम्बे के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है. स्टेट ऑफ बॉम्बे का जो भी लॉ है उसका कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है हमारे ऊपर. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला द कोर्ट हेल्ड दैट इज देयर इज अ सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस बिटवीन द टैक्स पुट ऑन द न्यूज़पेपर बाय द स्टेट ऑफ बॉम्बे.
कहने का मतलब टेरिटोरियल नेक्सस, नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन, ठीक है, इवन दो उसके टेरिटरी में वो काम नहीं हो रहा है, बट क्योंकि बहुत मेजर पार्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ जो न्यूज़पेपर है वो स्टेट ऑफ बॉम्बे में हो रहा है, और उसके कारण ये न्यूज़पेपर कंपनी वो जो प्राइस कंपटीशन हो रहा है उसके कारण बॉम्बे में इतना सर्कुलेशन है, तो उसके कारण वो पैसा उससे कमा रही है, इसलिए स्टेट ऑफ बॉम्बे के पास उसके ऊपर टैक्स इंपोज करने के पूरे राइट्स है, और इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। इसके अलावा एक और केस है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीआईटी। इसमें बेसिकली एक पार्लियामेंट मेड लॉ के बारे में बात किया गया था, इसमें कोर्ट ने वही होल्ड किया है जो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस आर्टिकल 245 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। अ लॉ विद एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन मस्ट हैव सम नेक्सस विद इंडिया। ठीक है, आप इसको बियॉन्ड इंडिया अप्लाई कर सकते हो, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका कोई सेंस है, उसका एक एक्चुअल कनेक्शन बैठता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू आर्टिकल 246। नाउ आर्टिकल 246 क्या बोलता है हियर? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब इसके चार क्लॉजेस हैं, ये चार क्लॉजेस आपको याद होने चाहिए, याद होने चाहिए इन द सेंस कि ये चार क्लॉजेस किस बारे में बात कर रहा है। अगर हम क्लॉज 1 के बारे में बात करें, इट टॉक्स अबाउट द यूनियन लिस्ट। क्लॉज 2 के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में यही आएगा कि क्लॉज 2 है तो स्टेट लिस्ट के बारे में बात करोगे, बिकॉज लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट, बट ऐसा नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करता है। और क्लॉज 3 जो है हमारा वो स्टेट लिस्ट के बारे में बात करता है। ये आपको तीनों बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली हम इसका वन बाय वन रीडिंग नहीं करेंगे, मैं आपको बस इसका मीनिंग समझा देता हूं। बेसिकली लिस्ट 1 जो है, जो यूनियन लिस्ट कहलाता है, ये 7th शेड्यूल में प्रेजेंट है। रिमेंबर 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखे हैं, हर लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर्स दे रखे हैं जिसके ऊपर वो पर्टिकुलर लेजिस्लेचर पावर एक्सरसाइज कर सकता है। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स जो सब्जेक्ट मैटर्स दे रखे हैं वो उसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट का राइट है, सिर्फ पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर लॉज बनाने के। लिस्ट 2 में जो स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। ठीक है, अब इसके आगे देखो, मैंने एक्चुअली देखा जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास आप बोल सकते हो कंप्लीट ऑटोनॉमी है उसके ऊपर, बट देयर आर सर्टेन मैटर्स जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉज ऑन एनी ऑफ द मैटर्स प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट एज वेल। उन मैटर्स को भी अभी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, लिस्ट 3 बोलता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इन मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकती है, और इसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला मैंने पॉइंट लिखा है ये समझना आपको बहुत जरूरी है। आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि क्या यूनियन के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेटिंग ऑफ लॉज, राइट? तो द आंसर इज यस। आर्टिकल 246 क्लॉज 1 को अगर आप देखोगे तो उसमें नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज यूज किया गया है हियर। I'm sorry, this was not supposed to be like yes. अब मैं इसकी बात करूं, आर्टिकल 246 क्लॉज 1, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉजेस 2 and 3। क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है? क्लॉज 2 कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करता है, क्लॉज 3 स्टेट लिस्ट के बारे में बात करता है। तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 2 and 3। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? दिस इज अ नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज, मतलब जो भी क्लॉज 2 और 3 में लिखा है, ठीक है, उस चीज को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं दैट द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसके पास एक्सक्लूसिव पावर है। बट ये जो नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज लगा रखा है ना, इसका क्या मतलब है कि क्लॉज 2 और क्लॉज 3 इवन दो साफ बोलता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं, और क्लॉज 3 बोलता है कि स्टेट लिस्ट में सिर्फ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। ये देखो, राइट? और इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट टू क्लॉजेस 1 and 2 लगा रखा है। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि एक्सक्लूसिव पावर है बट उसकी लिमिटेशंस है। इसीलिए हम उन कुछ ऐसे सेक्शंस, कुछ ऐसे आर्टिकल्स की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे बेसिकली पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे भी लेजिस्लेट कर सकता है। ठीक है, लेट्स नॉट स्ट्रेच दिस लॉट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 246 आपको क्लियर होगा, ये सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। अब हम बात करेंगे सॉरी, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या फिर डॉक्ट्रिन्स की जो सुप्रीम कोर्ट ने विद टाइम बेसिकली एस्टैब्लिश किया है, इवॉल्व किया है, जब भी लेजिस्लेचर के क्या बोलते हैं जुरिस्डिक्शन की बात आती है या कॉम्पिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब भी आप किसी लॉ को आप कोर्ट में चैलेंज करते हो, ठीक है, उसके चैलेंज करने के ग्राउंड्स क्या होते हैं? पहला ग्राउंड हो सकता है दैट इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 हमें साफ ये बात बताता है। दूसरा क्या हो सकता है? अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो वैसे केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आप अप्लाई करवा सकते हो कि इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे ही अप्लाई होता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा आपका क्या ग्राउंड हो सकता है? तीसरा आपका ग्राउंड हो सकता है दैट द लेजिस्लेचर डिड नॉट हैव द कॉम्पिटेंस टू इनैक्ट दिस लॉ। ठीक है, अब ये कॉम्पिटेंस की बात कहां से आती है? ये कॉम्पिटेंस की बात बेसिकली आर्टिकल 245 और 246 से आती है। 245 तो सीधा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, तो यूजुअली 245 का क्वेश्चन नहीं उठाया जाता। सारा फसाद जो आता है वो आता है 246 में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो लिस्ट 1 में दे रखे हैं, लिस्ट 2 में दे रखे हैं, लिस्ट 3 में दे रखे हैं, और वो ओवरलैपिंग होते हैं। तो स्टेट आर्ग्यू करता है कि नहीं हमारे पास पावर है, यूनियन आर्ग्यू करता है नहीं हमारे पास पावर है। ठीक है, तो यूजुअली यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे डॉक्ट्रिन्स निकाले हैं। पहला डॉक्ट्रिन जो हम या प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो दैट इज प्लीनरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, प्लीनरी पावर का बेसिकली मतलब होता है अगर आपको एक स्पेसिफिक एंटिटी के ऊपर लॉ बनाने की पावर दी गई है, उसका मतलब उसको हम काफी वाइड वे में इंटरप्रेट करेंगे। उसका कहने का मतलब ये है कि हम उसके एंसिलियरी और सब्सिडियरी मैटर्स के ऊपर भी लेजिस्लेट कर सकते हैं। अब इसमें जो लैंडमार्क केस आपको याद रखना दैट इज जगन्नाथ बख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1962 है। ऑलवेज रिमेंबर द ईयर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में हमेशा ईयर के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। ठीक है,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? द कार्डिनल रूल ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स यूज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्फरिंग लेजिस्लेटिव पावर वाज दैट दे मस्ट रिसीव द मोस्ट लिबरल कंस्ट्रक्शन। लिबरल कंस्ट्रक्शन मतलब बहुत खुले विचार वाला, जितना वाइड पॉसिबल हो उतना वाइड। एंड इफ दे आर वर्ड्स ऑफ वाइड एम्पलीट्यूड द कंस्ट्रक्शन मस्ट अकॉर्ड विद इट। मतलब जितना वाइड एम्पलीट्यूड का उसका मीनिंग निकल सकता है उतना वाइड आपको इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये पार्ट मैंने इसको बोल्ड में किया है। दिस इज द एक्चुअल पार्ट जो प्लीनरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में बताता है। इफ अ जनरल वर्ड वाज यूज्ड इट मस्ट बी सो कंस्ट्रूड एज टू एक्सटेंड टू all ancillary or subsidiary matters that can be reasonably included in it. Reasonably it is important. ठीक है, ऐसे तो अनलिमिटेड पावर्स चले जाओगे आप, ठीक है, लेकिन reasonably included, right? कमिंग ऑन टू डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि मान लो कोई भी दो प्रोविजंस हैं वो एक दूसरे को लेट्स से एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं या फिर एक दूसरे को इरिडंडेंट कर रहे हैं या एक दूसरे के बीच में उनमें कुछ लड़ाई हो रही है कि अगर एक को हमने एक को सही माना तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरे को सही माना तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। तो वैसे केस में क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? वैसे केस में कोर्ट का काम है, नॉट सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बेसिकली काम है टू अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यूजुअली क्या किया जाता है, जब भी कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस आपको मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग लेजिस्लेशंस आपको मिलते हैं, तो आप क्या करते हो, ऐसे लेजिस्लेशन जिसका जो आपको लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग है एंड इट इज गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ अ मेजर लेजिस्लेशन और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको आप स्ट्राइक डाउन या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हो। लेकिन वो करने से पहले सबसे पहला जॉब होता है उसको बचाने की कोशिश करना। कोई भी लॉ जब बनाया जाता है ना, उसको बहुत मेहनत से बनाया जाता है और इस अजम्पशन के साथ बनाया जाता है कि इस लॉ का कुछ पर्पस होगा और इस लॉ को जिस लेजिस्लेचर ने बनाया है उसके पास पूरी पावर थी, पूरा जुरिस्डिक्शन था, पूरा कॉम्पिटेंस था ये लॉ बनाने की। ठीक है, तो इसीलिए सीधा किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता है, कोशिश की जाती है कि उसको लिबरल और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखोगे ओएन मोहिंद्रू वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का 1968 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या हो रहा था, सेक्शन 38 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट है, वो उसमें एक ऐसा उसमें रूल्स भी बनाए गए हैं एडवोकेट्स एक्ट के अंदर में। उसमें क्या हो रहा था कि एंट्री 26 ऑफ लिस्ट 3 मतलब कॉन्करेंट लिस्ट और एंट्री 77 ऑफ लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट, ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहे थे। ठीक है, तो एक बोल रहा था कि हमने लिस्ट 3 के अंडर में बनाया है, एक पार्टी बोल रही थी हमने लिस्ट 1 के अंडर में बनाया है, इसलिए कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो सकता, हमारा लेजिस्लेशन बेटर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा कि भैया देखो, दोनों के दोनों लॉज को हम या दोनों के दोनों एंट्रीज को हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि आप सब के लॉज एक्चुअली हार्मोनियसली साथ में कोएग्जिस्ट कर सके। कहने का मतलब ये है। ठीक है, सेम चीज इस तरह का मैटर कलकत्ता गैस कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बोला गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड शुड बी गिवन टू द लैंग्वेज ऑफ एंट्रीज। एंट्रीज का मतलब जो लिस्ट 1 2 और 3 7 शेड्यूल में दे रखा है। हाउएवर सम ऑफ द एंट्रीज इन डिफरेंट लिस्ट्स मे ओवरलैप एंड मे अपीयर टू बी इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। इन सच अ केस इट इज द कोर्ट्स ड्यूटी टू रिकंसाइल एंट्रीज। रिकंसाइल मतलब उनके बीच में दोस्ती कराना। ठीक है, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उनके बीच में दोस्ती कराना किसका काम है? कोर्ट का काम है। एंड टू ब्रिंग हार्मनी बिटवीन देम, शांति बनाए रखें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ किकिंग समवन आउट ऑफ द रूम, योर जॉब इज टू मेक श्योर दैट यू स्टे इनसाइड द रूम विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर सो दैट यू कैन कोएग्जिस्ट हार्मोनियसली। ठीक है, तो कलकत्ता गैस कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1962, ओएन मोहिंद्रू वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली 1968, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी एंड इंसिडेंटल पावर्स, इसकी बेसिकली बात की जाती है कि मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर लेजिस्लेट करते हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसको हम एंसिलरी या इंसिडेंटल मैटर्स बोलते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली उस लेजिस्लेशन के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, वो एक ऐसी चीज है जो लेजिस्लेचर का बेसिकली मेन मुद्दा नहीं था या इंटेंशनल नहीं था, लेकिन जिस मैटर के ऊपर लेजिस्लेचर ने वो एक्ट बनाया, वो लेजिस्लेशन बनाया है, वो मैटर ऐसा था कि वो इस एंसिलरी और इंसिडेंटल मैटर से इतना क्लोजली कनेक्टेड है कि आप उन पे अलग अलग लॉ बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो एक लॉ बना रहे हो, लेट्स से आप एक लॉ बना रहे हो कि माइनिंग के ऊपर लॉ बना रहे हो, आपकी एंट्री है माइनिंग। ठीक है, अब माइनिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहली चीज ये दिमाग में आनी चाहिए आपको कि माइनिंग कहां कहां की जा सकती है। राइट, तो आपने अगर एक लॉ बनाया कि माइनिंग कहां कहां की जा सकती है, तो अगर आपने उसके साथ ये बनाया कि आप जो भी लैंड पे माइनिंग कर रहे हो उसके लिए वो लैंड अगर किसी इंडिविजुअल को बिलोंग करती है, किसी कॉर्पोरेशन या एंटिटी को बिलोंग करती है, तो आपको उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली लैंड कॉम्पनसेशन वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस, लेकिन माइनिंग कहां कर सकते हैं ये आपका मेन पर्पस था लेजिस्लेशन का, तो कॉम्पनसेशन देना भी आप कह सकते हो उसका एंसिलरी या इंसिडेंटल फैक्टर था, इंसिडेंटल मैटर था। ठीक है, इसको बेसिकली एंसिलरी मैटर बोलते हैं। ये ऐसे फैक्ट टू फैक्ट डिफर करता है, प्लीज किसी भी पर्टिकुलर एग्जांपल को कहीं भी चिपकाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, इसका मोस्ट फेमस केस जो है, द लैंडमार्क केस हम जो बोलते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा 1951 का केस है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट इफ द एक्ट सब्सटैंशियली फॉल्स विद इन द पावर्स एक्सप्रेसली कॉन्फर्ड अपॉन द लेजिस्लेचर। एक्सप्रेसली कॉन्फर्ड मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इन व्हाट प्लेसेस माइनिंग कैन बी डन, दैट इज योर एक्सप्रेसली कॉन्फर्ड पावर। It cannot be invalid merely because it incidentally encroaches on the matters which have been assigned to some other legislature। मतलब मान लो कि स्टेट के पास ये पावर है कि कहां कहां माइनिंग कर सकते हैं ये डिसाइड करने की। ठीक है, और लैंड को ले कॉम्पनसेशन देने की पावर मान लो यूनियन के पास है, तो वैसे केस में अगर स्टेट ने ऐसा लॉ बना दिया है और वो कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो एक एंसिलरी मैटर है, तो उस लेजिस्लेशन को आप इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करोगे।
यही बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी एंड इंसिडेंटल पावर्स. द कोर्ट हियर cited the case of Gallagher versus Lynn and Russell versus the Queen, wherein the court held that if on view of the statute as a whole, मतलब पूरे statute या पूरे law को अगर पूरी तरीके से दूर से देखो, ठीक है, the substance of the legislation is within the express powers. Substance मतलब जो main part है, जो main purpose है उस एक्ट का, यहाँ पे क्या है, कहाँ कहाँ माइनिंग हो सकती है, वो मेन पर्पस है लेजिस्लेशन का. देन इट इज नॉट इनवैलिडेटेड इफ इंसिडेंटली इट अफेक्ट्स मैटर्स व्हिच आर आउटसाइड द ऑथराइज्ड फील्ड. ठीक है, तो कहाँ कहाँ माइनिंग कर सकते हो वो मेन पर्पस है लेजिस्लेशन का. और इंसिडेंटल पार्ट जो है वो है जो जिस लैंड को आप खरीदोगे, जिस लैंड को बेसिकली अक्वायर करोगे माइनिंग के लिए, उसके लिए आपको मुआवजा देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. ठीक है, तो वो आपके आउटसाइड द ऑथराइज्ड फील्ड है, मतलब वो आपका मेन सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बट वो एंसिलरी मैटर है. तो ऐसा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा में यही डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन किया गया. ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस की बात करते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बेसिकली ये बताता है कि कोई भी लॉ का एक्चुअल पर्पस क्या है. ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस जो है ना, और डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन जो है, और ये जो साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी इंसिडेंटल पावर्स है, ये तीन डॉक्ट्रिन्स हमेशा हम साथ में इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज ये तीनों डॉक्ट्रिन्स अगर आप देखोगे ना तो इसको अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते हो. ठीक है, ये बात मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं. पिथन सब्सटेंस बेसिकली ये पता लगाने का ये डॉक्ट्रिन बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि कोई भी लेजिस्लेशन का असल काम क्या है, what is the actual substance of that legislation, वो फाइंड आउट करना होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस लगा के. ठीक है, इट हैज इमर्ज्ड एंड डेवलप्ड विद इन द कैनेडियन जूरिस्प्रूडेंस. कुशिंग वर्सेस डुपॉय 1880 का केस है, ये आपको नाम याद रखना है कि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस बना था, इसी से डेवलप हुआ था. डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस कॉमन लॉ प्रिंसिपल है, बट ये कनाडा में डेवलप हुआ है, यूके या ब्रिटेन में डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स लैंडमार्क केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट लॉ व्हिच डेल्ट विद मनी लेंडिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, इज नॉट इनवैलिड merely because it incidentally affects promissory notes which is a union subject. अब देखो, आपको प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इंसिडेंटली वो प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं इस स्टेट सब्जेक्ट के लॉ में, राइट. ये आपको सिमिलर लग रहा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी इंसिडेंटल पावर्स का, राइट. तो जब बेसिकली क्या बात हो रही है कि आप किसी लॉ को समझना चाह रहे हो, उसको अगर इनवैलिड बोलने कोई आर्ग्यू कर रहा है कि ये लॉ इनवैलिड है ऑन द ग्राउंड की इसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं था, इस लेजिस्लेचर के पास कॉम्पिटेंस नहीं था. ठीक है, इट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक दिस लॉ. तो वैसे में आप पहले लॉ का क्या करोगे, लॉ का पहले मतलब समझोगे कि ये लॉ किस चीज पे बनाया गया है, इसका पर्पस क्या है, ये किस पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट या बैन करने की कोशिश कर रहा है या प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो वो हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस. डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी इंसिडेंटली पावर्स आपको क्या बताएगा कि इससे अगर एक्ट नंबर ए है तो एक्ट नंबर ए से रिलेटेड एक्ट नंबर बी सी डी ई एफ भी हो सकते हैं. तो अगर इनके ऊपर भी इनडायरेक्टली अगर ये लॉ इनको भी कंट्रोल या रेगुलेट कर रहा है तो वो गलत नहीं है. ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आप ए मैटर के ऊपर आपके पास पावर है सिर्फ मैटर ए के ऊपर लॉ बनाने का, तो आप धोखाधड़ी से या चालाकी से आप मैटर बी और सी के ऊपर लॉ नहीं बना सकते. मतलब बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन ये बोलता है कि जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते. ठीक है, कहने का मतलब ये है, मान लो मेरे पास पावर है क्रिमिनल लॉज बनाने की, ठीक है, या फिर चलो मेरे पास पावर है लेट्स से क्रिमिनल लॉज नहीं, फैमिली लॉज की पावर है मेरे पास. ठीक है, लेकिन फैमिली लॉज में एक साफ ये चीज लिखी हुई है कि आई कैन ओनली मेक लॉज रिलेटेड टू मैरिज, और डिवोर्स के ऊपर जो लॉज है वो यूनियन बनाएगी. मैं स्टेट हूं, तो मैंने मैरिज के ऊपर लॉ बनाना शुरू किया. अब मैंने क्या किया, मैंने ये बोल दिया कि जो लोग 30 साल की उम्र या 30 साल की उम्र से ज्यादा हो जाए वो लोग डिवोर्स नहीं कर सकते. मैंने बस ये बात बोल दी. तो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया, मैं बोल रहा हूं कि नहीं मेरा मैटर सिर्फ मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली आप डिवोर्स से रिलेटेड लॉ बना रहे हो. ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसा बोल दो कि 30 साल की उम्र के बाद आप बेसिकली आपने जो शादी की है उस शादी को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, कुछ ऐसा बोल दो. ठीक है, अगर आपने शादी कर ली है तो 30 साल की उम्र के बाद आप उस शादी को डिसॉल्व नहीं कर सकते. आप बोलो कि नहीं मैंने सिर्फ मैरिज लॉज के ऊपर मैंने लॉ बनाया है, डिवोर्स के ऊपर नहीं बनाया है. नहीं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है. ठीक है, नॉट द वेरी बेस्ट एग्जांपल, बट आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट कि डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है. ठीक है, इसको बेसिकली आपको इस चीज से याद रखना है, ये मैंने लास्ट में लिखा है, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली. ठीक है, आपको जिस चीज के ऊपर लॉ बनाने को दिया गया है सिर्फ उस चीज के ऊपर लॉ बनाएंगे और ना कि ना कि किसी और मैटर पे. ठीक है, बहुत बार लेजिस्लेचर क्या करता है ना कि वो एक मैटर के ऊपर लॉ बनाता है और इनडायरेक्टली उसको दूसरे मैटर्स को रेगुलेट करने की कोशिश करता है. लेजिस्लेचर बहुत चालाक चीज है. ठीक है, इसीलिए इस तरह के डॉक्ट्रिन्स या प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ताकि इन मैटर्स को प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, कमिंग बैक टू पिथन सब्सटेंस में दो केसेस आपको याद रखने हैं, एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला. ठीक है, दोनों में सेम डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस किस पर्पस के लिए यूज होता है और क्या है वही समझाएगा. इतने से मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं. डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन भी मैं आपको समझा चुका हूं, स्लाइड पे जो लिखा है उसको रीड कर सकते हैं, नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के दो इंपॉर्टेंट केसेस, दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, केसी गजापति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा. ठीक है, और दूसरा है केटी मुपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये दोनों केसेस आपको याद होने चाहिए. तो जस्ट फॉर रिवीजन पर्पसेस लेट मी गो बैक टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीनरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर. इसमें जगन्नाथ बख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एक ही केस लॉ है. लिबरल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में दो केस लॉ है, कैलकाटा गैस कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओएन मोहिंद्रू वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली. एंसिलरी इन इंसिडेंटल पावर्स में स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बालसारा है. डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस में प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स है. एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है एंड स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला है.
एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कलरबल लेजिस्लेशन में केसी गजापति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा है एंड केटी मोपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है, जैसे केटी मोपिल नायर वाले केस में त्रावणकोर कोचिन लैंड टैक्स एक्ट ऑफ 1955, दिस वाज द स्टैट्यूट इन क्वेश्चन व्हिच वाज डिस्कस्ड इन दिस केस। ठीक है, तो ऐसे मैंने इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो आप इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। कमिंग ऑन टू आर्टिकल 248, अब आर्टिकल 248 क्या बोलता है, इसके बाद मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूं आपको। रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246A। 246A इज अबाउट बेसिकली जीएसटी के बारे में बात की गई है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यू कैन इग्नोर दैट फॉर नाउ। 248 बोलता है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246A, द पार्लियामेंट हैज exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in concurrent or state list. ठीक है, anything which is not given in concurrent or state list, the parliament has exclusive power to make laws on, and such powers shall include the power of making any law imposing a tax not mentioned in those lists. 248 लॉज 2 के कारण ही जीएसटी नाम का टैक्स यूनियन गवर्नमेंट ने, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जीएसटी एक्ट जो आया था 2016 में, वो 248 लॉज 2 के कारण ही आया था। ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स के कारण। अब एक चीज का कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि जो 248 है, आर्टिकल 248 है, और एंट्री 97 ऑफ लिस्ट 1 जो है, एंट्री 97 ऑफ लिस्ट 1 बेसिकली बोलता है पावर टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर्स नॉट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट, व्हिच इज सिमिलर टू व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल 248। लेकिन 248 और एंट्री 97 ऑफ लिस्ट 1 में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है, वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एचएस ढिल्लोन के केस में बताया गया है। एंट्री 97 इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन विद इन द यूनियन लिस्ट दैट डिलिनेट्स द स्कोप ऑफ रेजिडुअरी पावर्स। डिलिनेट्स द स्कोप ऑफ रेजिडुअरी पावर्स का मतलब है वो बता रहा है कि किस चीज के ऊपर लॉ बना सकते हो। While Article 248 provides a constitutional basis for that power. अब मैं इसको अगर आपको समझाऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेट के पास, मान लो पब्लिक हेल्थ जो है वो एक स्टेट लिस्ट का मैटर है, ठीक है, तो स्टेट के पास पब्लिक हेल्थ के ऊपर लॉ बनाने की पावर कौन से आर्टिकल से डिराइव हो रही है? Will your answer be 7th schedule list 2 or will your answer be Article 246 clause 3? The answer is 246 clause 3. 246 clause 3 आपको आपके स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर कर रहा है, दैट इज द इनेबलिंग प्रोविजन। उसकी पावर वहां से डिराइव हो रही है। जो लिस्ट है ना, वो एक एडिशनल लिस्ट इज बेसिकली एक लिस्ट है, बस वो सिर्फ उन मैटर्स को बता रहे, वो एक मैटर्स की लिस्ट है जिसके ऊपर स्टेट के पास पावर है लॉ बनाने की। ठीक है, लिस्ट 2 इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ मैटर्स, सब्जेक्ट मैटर्स ऑन व्हिच द स्टेट लेजिस्लेशन कैन मेक लॉज ऑन। वहां से पावर नहीं आ रही है। पावर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है उस पावर का, वो आर्टिकल 246 क्लॉज 3 में दे रखा है। सेम चीज एंट्री 97 और आर्टिकल 248 को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा एंट्री 97 इज मियरली एन एंट्री, इट इज जस्ट अ स्पेसिफिक प्रोविजन जो बेसिकली आपको डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, आपको राह दिखा रहा है कि आपको क्या करना है। लेकिन 248 इज आर्टिकल 248 इज अ प्रोविजन जो आपको वो पावर दे रहा है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एचएस ढिल्लोन का केस आप आर्टिकल 248 के लिए याद रखेंगे। आर्टिकल 254 वेरी इजी, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि हम लोग बेयर टेक्स्ट पढ़े पहले उसके बाद चलें। Inconsistency between laws made by the parliament and laws made by the legislature of states. If any provision of a law made by the legislature of a state is repugnant मतलब inconsistent मतलब conflicting to any provision of a law made by the parliament which the parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list, then subject to the provisions of clause 2, the law made by the parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of such state, or as the case may be the existing law, shall prevail, and the law made by the legislature of the state shall, to the extent of the repugnancy, be void. कहने का मतलब ये है कि मान लो स्टेट ने एक लॉ बनाया, ठीक है, अब वो लॉ दो सिचुएशन हो सकती हैं। वो एक तो सबसे पहली बात ये है, वो जिस हम लॉ की बात कर रहे हैं, दैट लॉ शुड बी ऑन एनी ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट ओनली, सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट के लिए ही बात की जा रही है। आर्टिकल 254 इज लिमिटेड टू द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट ओनली। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बेसिकली, मान लो दो सिचुएशन है, स्टेट ने एक लॉ बनाया, ठीक है, which was found to be conflicting with a law, with an existing law of the parliament on a matter enumerated in the concurrent list। एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि स्टेट ने एक लॉ बनाया और पार्लियामेंट ने उसके बाद एक लॉ बनाया, वो मैटर कौन सा था, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर था, एंड देन इट वाज फाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्टिंग। इन दो ऐसी अगर दो सिचुएशन अराइज होती है तो इन दोनों सिचुएशन में कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? द आंसर इज पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया वो प्रिवेल करेगा, और जो लेजिस्लेशन ने लॉ बनाया है वो वॉइड हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ रेपुग्नेंसी। एक्सटेंट ऑफ रेपुग्नेंसी का मतलब जितनी दूर तक वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, सिर्फ उतनी दूर का वो वॉइड होगा, बाकी एप्लीकेबल होगा अगर वो बाकी एप्लीकेबल हो सकता है। यहां पे कौन सा डॉक्ट्रिन अप्लाई करेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब इसका एक्सेप्शन भी है। When a law made by the legislature of a state with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by the parliament, either an earlier law or an existing law with respect to that matter, then the law so made by the legislature of such state shall, if it has been reserved for the consideration of the president and has received its assent, prevail in the state. The exception क्या है कि अगर presidential reference के लिए assent के लिए आपने उसको रेफर कर दिया है और president का assent आपको मिल चुका है, तो आपका state law prevail करेगा in your
state jurisdiction. लेकिन it still gives the parliament an upper power to make another law or amend that law or vary that law or repeal that law or come up with a new law basically, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को कैंसिल आउट कर दे। ठीक है, यही बात मैंने यहां देखी, आपको समझाई है सिंपल लैंग्वेज में। Repugnancy between two legislation means that conflicting results are produced when both the laws of the state as well as the union legislature with respect to concurrent lists apply to the same facts. In events of a conflict between a union and a state law, the former prevails. Former मतलब union, latter मतलब state. एक्सेप्शन क्या है? ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा। क्या कंडीशन है? देयर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस अ यूनियन लॉ, ठीक है, subsequent to the union law the state legislature enacts a law with respect to a matter in the concurrent list, and third, the state law having been reserved for the president's consideration has received his assent thereto. So this was article 254. Now coming on to the last part of this lecture, आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब मैंने आपको आर्टिकल 245 मैंने जब आपको पढ़ाया, 245 पढ़ा रहा था जब मैं आपको, तो मैंने आपको बोला था टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात की थी और 246 में सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की बात की थी। उसके अंदर हमने लिखा था, अगर आपको याद होगा, क्लॉज में एक नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉजेस डाल रखे थे, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट के बारे में, दैट इज 246 क्लॉज 3 सब्जेक्ट टू क्लॉजेस 1 and 2, ठीक है। और 1 and 2 में क्या है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग क्लॉजेस 2 and 3। बेसिकली देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है उसके ऊपर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। वो कौन से मैटर्स हैं अब मैं वही आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड हियर आर दोस मैटर्स। आर्टिकल 249, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। क्या बोलता है आर्टिकल 249? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, तो प्लीज मेक श्योर जो मैं बता रहा हूं उसको आप अंडरलाइन कर लें अपने वेयर प्रोविजन में। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस दैन 2/3 of the members present and voting, that it is necessary or expedient in the national interest that parliament should make laws with respect to either GST or any other matter enumerated in the state list, ठीक है, specified in the resolution, it shall be lawful for the parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force, ठीक है। तो यहां पे क्या ध्यान देना है आपको? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पास पावर है ये डिसाइड करने का कि हमारे क्या कोई ऐसा मैटर है जो स्टेट लिस्ट में है बट नेशनल इंटरेस्ट में, उसके ऊपर हमें पूरे इंडिया के ऊपर लॉ बनाने की जरूरत है या फिर पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर लॉ बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो वैसा रेजोल्यूशन अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास कर रहा है तो उस रेजोल्यूशन में वो मैटर भी लिखना पड़ेगा कि कौन से मैटर के ऊपर आप लॉ बनाना चाहते हो। इट कैन आइदर बी रिलेटेड टू जीएसटी और एनी अदर मैटर एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट, दैट इज लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल, ठीक है। और आपको 2/3 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनका आपको वोट चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, 2/3 स्पेशल वोटिंग बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है, 2/3 चाहिए होगा। A resolution passed under the first clause shall remain in force for such period not exceeding 1 year, not exceeding 1 year as may be specified therein, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम आर्टिकल 250 की बात करते हैं, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का क्या मतलब हो गया? आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर पार्लियामेंट शैल व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन हैव द पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू GST or any matters enumerated in the state list, okay, any matters enumerated in the state list. A law made by the parliament which parliament would not, but for the issue of proclamation of emergency have been competent to make, shall to the extent of the incompetency cease to have effect on the expiration of a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate, except as respect things done or omitted to be done before the expiration of the said period. कहने का मतलब ये है कि आपने स्टेट लिस्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट में जो मैटर था उसके ऊपर लॉ बनाया, अब आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है। एज पर आर्टिकल 246 क्लॉज 1 पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई भी मैटर जो है उसके ऊपर लॉ बनाने की कॉम्पिटेंसी नहीं है, राइट। तो आर्टिकल 250 क्लॉज 2 यही बोलता है कि कॉम्पिटेंसी आपको दी गई है इस इमरजेंसी सिचुएशन में, तब तक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगा, इमरजेंसी जिस दिन खत्म होगा उसके 6 मंथ्स तक उस लॉ का इफेक्ट रहेगा, और वो लॉ जो एक्चुअली आपके कॉम्पिटेंस का नहीं था, मतलब वो एक इनवैलिड लॉ है, तो वो लॉ उस 6 महीने के बाद वो सारे लॉज इनवैलिड हो जाएंगे जो एक्चुअली वैलिड नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। एक्सेप्ट, उसका भी क्या एक्सेप्शन है? एज रिस्पेक्ट थिंग्स डन और ओमिटेड टू बी डन। कहने का मतलब ये है कि उन लॉज के अंडर में जो एक्शंस लिए जा चुके हैं या जो ओमिशंस हो चुके हैं, ठीक है, उनको अब हम वापस से नहीं, मतलब कहने का क्या मतलब है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है। कमिंग ऑन टू आर्टिकल 252 एंड 253, ये आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। आर्टिकल 252 क्या बोलता है? पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more states by consent and adoption of such legislation, ठीक है। If it appears to the legislature of 2 or more states, minimum 2 or maybe more than 2, to be desirable that any of the matters with respect to which the parliament has no power to make laws for the states except as provided in article 249 and 250, मतलब 249 हो गया किस केस में? 249 is national interest, 250 is proclamation of emergency, should be regulated in such states by parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the houses of the legislatures of those states,
ठीक है, it shall be lawful for the parliament to pass an act for regulating the matters accordingly, and any act so passed shall apply to such states and to any other states by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the house, or where there are two houses by each houses of the legislature. कहने का मतलब ये है, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स बाय रेजोल्यूशन की डिसाइड करते हैं कि देयर आर सर्टेन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर हमें लगता है पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे. बेसिकली दे आर गिविंग कंसेंट टू द पार्लियामेंट कि आप इस मैटर के ऊपर हमारे लिए लॉ बनाओ. उसका एक लिमिटेशन ये है कि वो लॉ सिर्फ उन स्टेट्स के ऊपर अप्लाई होगा जिन स्टेट्स ने कंसेंट दिया है बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन. ठीक है, बाय वे ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन द रिस्पेक्टिव हाउसेस. ठीक है, और 253 क्या है? 253 बोलता है लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. इसको बेसिकली क्या है, अगर आप कोई भी हमारा कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, ठीक है, बाहर जाते हैं, और वो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, या फिर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ये जितने भी लोग बाहर जाते हैं, और आपने सुना होगा इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया, इन्होंने ये ट्रीटी साइन की. ठीक है, अब वो ट्रीटी साइन कर दी, बट आपने ये सुना एक रैटिफाइड वर्ड सुना होगा, रैटिफिकेशन वर्ड सुना होगा. रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? इंडिया में उस लॉ, उन ट्रीटीज को अप्लाई होने के लिए पहले इंडियन पार्लियामेंट को उस लॉ को अप्रूव करना होगा. वो अप्रूव कैसे होगा? इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर एक लॉ बनाएगी, एक बिल बनाएगी, उस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा और उसको एज ए लॉ पास किया जाएगा. तो आर्टिकल 253 बेसिकली यही पावर पार्लियामेंट को दे रही है for implementing any treaty, agreement or convention with any other countries or country or any decision made at any international conference, association or body. ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कोई भी जाके बाहर कोई कॉन्फ्रेंस में, कोई इंटरनेशनल एसोसिएशन या इंटरनेशनल मीटिंग में कुछ भी प्रॉमिस कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिसमें द कंट्री विल बी अफेक्टेड, वैसे केस में दैट विल हैव टू बी अप्रूव. बेसिकली रैटिफिकेशन बोलते हैं इसको हम. वो आर्टिकल 253 में दे रखा है और ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना कि किसी स्टेट लेजिस्लेचर के पास. राइट, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें, एंड मेक श्योर यू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन Instagram law by Nilay Kumar, or you can text me on Telegram as well, or if you have any other concerns, please feel free to connect with me on my email ID as well. So I will see you in the next video. Bye bye.